तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडेस वी आर लर्न अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव। मतलब जो भी पेशेंट्स हैं और रिलेटिव हैं उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं डिसीज के, अदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड और हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनके साथ ही साथ पेशेंट को तो प्रॉब्लम होती है पर उसकी वजह से क्या होता है रिलेटिव भी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। जैसे कोई हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा फैमिली मेम्बर है ना। और कई बार क्या होता है जैसे हमारा जो मेन पर्सन हमारा जो इनकम कर रहा है, जैसे हमारे फादर हो गए या ब्रदर कोई भी हो गया, यदि उनको हमारा डिसीज होगी, वो 1 वीक तक या 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल लेवल पर भी वो चीज़ें अफेक्ट करती है ना। आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा हो तो। फाइनेंशियल लेवल पर भी वो चीज़ें अफेक्ट करती है ना। तो हम वो तो, आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल लेवल पर भी वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और जैसे कोई हमारा जैसे रिलेशनशिप में हमारा कोई खास इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसका जैसे वो उसको कोई डिसीज हो गया, साथ साथ उसका डेथ हो गई, कुछ भी हो गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पूरी फैमिली को भी अफेक्ट करती है ना। कुछ समय तक हम इमोशनल डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं ना, टेंशन होती है हमको, पैनिक एंजाइटी अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे हमारे डिसीज को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे डायग्नोसिस, किसी को कोई डायग्नोसिस हो गया, कोई डिसीज हो गई, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकली क्या क्या उसका मतलब दुष्परिणाम हो सकता है, क्या क्या हमारा प्रभाव हो सकता है ट्रीटमेंट पे, और डिसीज को लेकर वो सारी चीज़ें समझेंगे। फिर है रिस्क कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट, क्या क्या डिसीज से ट्रीटमेंट से क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, कोई भी लाइफ इवेंट हो जाता है जिनमें हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, एंजाइटी में, उस पर डेथ ऑफ लव वन है ना, लव वन का किसी का डेथ हो जाना, उसके तब हमारा कैसा रिस्पॉन्स होता है। डाइवोर्स हो गया, जॉब लॉस हो गया, अदर में पर्सनैलिटी ट्रेट, फिर फर्दर इसमें डिवीजन है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आज हम। फर्स्ट हम समझ लेते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू डायग्नोसिस। तो साइकोलॉजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारा डॉक्टर ने सबसे पहले, व्हेन द डॉक्टर डायग्नोस द पेशेंट एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीज एंड इट्स एग्जिस्ट existential threat, the patient and family has to various defense mechanisms to maintain psychological stability. They face intense emotional reaction. Common psychological symptom or are fear of body image change, disabilities, addiction, and that patient first reaction of fear of separation from other and himself or herself, and psychiatric disorder, communication with family, etc. This can lead to developing panic, anxiety, attack or other disorder. अब साइकोलॉजिकल रिएक्शन में जो हम, जैसे हम डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने एनालाइज किया, पूरा असेसमेंट किया और हमको कुछ भी डिसीज बता दिया कि भाई आपको हार्ट अटैक है ना, या आपको किडनी का प्रॉब्लम है, या आपको लीवर का, ब्रेन का, कुछ भी उसने डायग्नोसिस करके बताया। तो उस कंडीशन में हमारा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या क्या हमारे बॉडी को कैसे डिफेंस मैकेनिज्म करती है, कैसे हमारा लेवल पर चेंजेस होता है, वो सारी चीज़ें इस पॉइंट में डिस्कस की हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं। तो वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म मेंटेन साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को लेकर के, भाई ऐसा कैसे हो गया यार, है ना। एक तो हम अभी तक तो मैं ठीक ठाक था, ऐसा नहीं होना था, तो थोड़ा सा हम टेंशन में जाते हैं, एंजाइटी, और हमको साथ ही साथ क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और फिर हमको थोड़ा सा फेयर होता है कि यार मैं हॉस्पिटलाइजेशन हो जाऊँगा, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, कितने दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, कहीं मुझे कुछ हो गया तो, है ना, भगवान अगर डेथ हो गई तो मैं, मेरे जो पर्सन है, मेरे लव वन है, फैमिली मेम्बर, उनसे सेपरेट हो जाऊंगा, उनसे अलग हो जाऊंगा, है ना। या मैं हॉस्पिटल में भी रहा तो मैं, मेरा घर पे क्या हो रहा होगा, मैं कैसे हॉस्पिटल में इन लोगों से अलग रहूंगा। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती है खुद के, और उस चीज़ से वो क्या करता है, सफ़र करता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे ही चीज़ से सेपरेशन का डर हो गया उसको, खुद से अलग होने का, फैमिली से अलग होने का। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको पैनिक एंजाइटी आ रही है, बार बार वो चीज़ें उसको ट्रिगर कर रही है ना, उसके माइंड में वो थॉट आ करके। तो उसको क्या हो रहा है, पैनिक एंजाइटी हो रही, और यदि फर्दर ज़्यादा जाएगा तो फिर वो क्या होगा, लूप में चला जाएगा, बार बार वो थॉट आने लगेंगे, तो वो साइकेट्रिक की तरफ भी मूव कर सकता है यदि उसको ज़्यादा बार बार वही चीज़ें माइंड में आ रही है, ब्रेन में उसके रिपीटेटिव वही थॉट आ रहे हैं, तो एक लूप में चला जाता है। फिर आगे बताए इसमें, द पेशेंट हैविंग फियर ऑफ दैट
goes through the many different phases and state like denial, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। जैसे पहले भी समझा था हमने कि भाई हम किसी चीज़ को बताते हैं भाई आपको ऐसा कोई मेजर डिसीज हुई है ना, या दैट के बारे में कि भाई आपसे ये चीज़ आपको दैट हो सकती है, तो डायरेक्ट उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या करता है, डिनाइल करता है कि यार नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो मैं ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, उसको क्या करते हैं, एंगर, थोड़ा सा वो गुस्सा होते हैं कि यार हम मतलब किसी को भी हम डायरेक्ट बोलेंगे कि यार आपको हार्ट अटैक आया है, आपका मतलब जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को दिखाओ, है ना, कंडीशन सीरियस है, थोड़ा सा वो गुस्सा भी होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट में हमारा डिनाइल, डिनाइल करेंगे, फिर सेकंड में एंगर, फिर थर्ड में बार्गेनिंग। फिर थर्ड में क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे थोड़ा सा कि भाई ये कैसे हो सकता है, कैसे हुआ, है ना, उसके बारे में बताओ, डॉक्टर से पूछेंगे, है ना, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था या कैसे हुआ, और थोड़ा सा डॉक्टर के साथ या जो भी उसको मतलब जिन्होंने उनको बताया उनके साथ क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना भाजी लेने, तो बार्गेनिंग करते हैं ना, ऐसे ही वो बार्गेनिंग करेंगे हमारे साथ, जो भी उनको बताएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, हाँ, प्रोजेक्शन, मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, नहीं प्रोजेक्शन नहीं, हाँ एक्सेप्ट, डिप्रेशन। अब जैसे उनको पता चल गया कि भाई मुझे हार्ट अटैक है, मुझे किडनी फेलवर है, लीवर फेलवर है, तो थोड़ा सा वो डिप्रेशन में जाएंगे, है ना, वो चीज़ें उनको ट्रिगर करेंगी, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन के स्टेज में जाएंगे, उनको थोड़ा शौक लगेगा सुन करके, है ना, डिप्रेशन में जाएंगे। उसके बाद फिर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे फाइनली डिप्रेशन की स्टेज पर। तो ऐसा करके इसको 4 स्टेज में बताया हुआ है यहाँ पर। फोर्थ है डिप्रेशन, 5 में एक्सेप्टेंस। आ रहे, थोड़ा सा रिलेट करके देखो, जैसे कभी ऐसा हुआ होगा तो डॉक्टर बता दें, पहले तो हम उस चीज को लेकर के डिनाइल करते हैं, मतलब मना करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर थोड़ा सा हमको गुस्सा आता है अपने ऊपर, डॉक्टर के ऊपर भी, यार कि मैं पहले ऐसे कर लेता तो हो सकता है जल्दी लेके आ जाता या मेडिसिन ले लेता, तो हम ऐसा नहीं होता हमारे साथ, किसी दैट हुई है तो वो जल्दी बच जाते हैं। फिर थोड़ा सा हम बार्गेनिंग करते हैं, है ना, कि आपने ट्रीटमेंट कैसा किया, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, तो फिर बार्गेनिंग करते हैं। फिर थोड़ा सा हम रियलाइज होता है कि नहीं यार ये चीज़ अभी हो चुकी है, तो फिर हम थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन के बाद फिर उसको हम फुली एक्सेप्ट कर लेंगे, तो नहीं भाई ये चीज़ें हो चुकी है, तो फिर हम आगे का फिर फर्दर क्या करना है वो चीज़ देखते हैं। तो ऐसा करके इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया है, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट में ये बताया कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन कैसा हमारा होता है डायग्नोसिस को लेकर के, तो मेन पॉइंट इसमें ये भी था। उसके बाद हमारा है उसमें जैसे कि पैनिक अटैक हो गया, एंजाइटी हो गई, है ना, और हमको डर लगता है, डर की वजह से कि यार कहीं मैं हमारे फैमिली के जो मेंबर उनसे अलग हो जाऊंगा, है ना, मुझे कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहूंगा, कैसे सर्जरी होगी, क्या होगी, कितना खर्च आएगा, तो वो सोच सोच के उन चीज़ों के लूप में चले जाना। जो कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है वो रिग्रेशन, उसको थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि यार मैं पहले डॉक्टर को दिखा देता या ऐसी चीज़ें अवॉइड करता, खाने से एक्सरसाइज करता, तो शायद मैं ठीक रहता। फिर डिनाइल करता है उस चीज़ को, फिर प्रोजेक्शन का थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, लास्ट में सप्रेशन, मतलब फिर उस चीज़ को सफ़र करने लग जाता है, उसको थॉट आने लग जाते हैं नेगेटिव। तो इसका ये पूरा प्रोसेस है एक हमारा फर्स्ट में। आया ये वाला समझ, आया, समझ आया तुमको, कविता समझ आया, हाँ समझ आया, पायल, पायल नहीं रूपाली, ठीक। फिर सेकंड हमारा
साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज का वो जो ट्रीटमेंट है उससे क्या हमको कंसिक्वेंस हो रहे हैं, क्या उससे हमको मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ना, कंसिक्वेंस मतलब उसके बारे में देखेंगे हम, क्या उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं। दिस कैन बी सिग्निफिकेंट एज पर पेशेंट डिसीज एंड हिज और हर ओन हेल्थ. This lead to physical beneficial change, biochemical change, the physical change in appearance such as wasting, severe loss or weight gain, shortness of breath, swelling, pain, cough. The blood chemistry abnormalities assessed by the laboratory investigation, elevated blood sugar as diabetes. There is a strong link of metabolic change with the psychological consequences such as self-esteem, depression, stigma, anxiety and fear. इस पॉइंट में भी ये बताया कि जो हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हमारे डिसीज जो भी हमको डिसीज कॉज हो गई है ना, फर्स्ट स्टेप में तो डॉक्टर ने हमको बताया था कि भाई क्या रिएक्शन था, हमने रिएक्शन देखा कि डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको हार्ट अटैक आया या आपका किडनी फेल हो गया या लीवर फेल हो गया, तो उस पे हमारा क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था, वो चीज़ें हमने फर्स्ट में देखी। अब सेकंड पॉइंट में क्या हमारा, जब वो होने के बाद उसका फर्दर डिसीज चलने लगा है ना, डिसीज हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसको ये डिसीज हो गया, फिर हमने उसको डिसीज फाइंड आउट करके ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है ना, डिसीज हो गया, तो फिर उसके क्या कंसिक्वेंस हो रहे हैं हमारे फर्दर पेशेंट के ऊपर और फैमिली के ऊपर, वो चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें जैसे कि अब कोई उसको डिसीज है ना, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, कफ हो रहा है, पेन हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, फटिक हो गया, मतलब एक एक सिम्टम है डिसीज के जनरली, तो इस सिम्टम्स की वजह से उसको आगे फर्दर क्या होगा, जैसे कि लो सेल्फ स्टीम होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और फेयर होगा, है ना, खुद को हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर कि यार कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, कब तक चलेगा, मैं कैसे ठीक होंगे, क्या होगा, है ना, खाना पीना टाइम पे नहीं खाएगा, है ना, कभी कोई जैसे भाई कोई टेंशन में एंजाइटी में तो हम खाना भी नहीं खाते हैं ना, घर में जैसे झगड़ा हो जाए हस्बैंड वाइफ का, बोलते हैं आज नहीं खाना, मेरा तुम्हारी बातों से पेट भर गया है ना तो खाना नहीं खाते, साइड में रख देते हैं, तो ऐसा करके अभी ऐसा इसमें क्या होगा कि भाई वो एंजाइटी होगी, टेंशन होगा, तो खाना पीना भी सही से नहीं खाएगा, टेंशन रहेगी, तो उस चीज़ से क्या होगा उसका जो एंजाइटी होगी, फेयर होगा, डिप्रेशन में जाएगा, सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। फिर मेडिकेशन से क्या होगा, मेडिकेशन कैन कोज अनवांटेड साइड इफेक्ट, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन, हर्बल प्रिपरेशन, विटामिन एंड नेचुरल और हर्बल मेडिसिन कैन हैव साइड इफेक्ट, मतलब कुछ कुछ क्या होता है मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी है ना, एसिडिटी वगैरह हो गया और भी अदर अदर साइड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन से, तो उसकी वजह से भी हमारा जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है वो हमको दिखने को मिलता है। ठीक है, आया समझ इसका, साइकोलॉजिकल जो दुष्प्रभाव है मेडिसिन का और डिसीज की वजह से हमारे माइंड में चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी हमने देखा, जो मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें है ना, जैसे सिम्टम यहाँ पर बताया है कि भाई स्वेलिंग हो गई, पेन हो गया, कफ होगा, है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटिग, स्किन लीसन एबनॉर्मलिटीज, द ब्लड केमिस्ट्री एबनॉर्मलिटीज असेस बाय द लेबोरेटरी, कुछ मतलब ब्लड को हमको भेजना है तो हम लेबोरेटरी में भेजेंगे, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट, इसका जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमारा डिसीज उसका क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या क्या उसकी रिस्क हो सकती है आगे, उसके बारे में इसमें बताया है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज डेवलप ग्रेजुअली, द longer one has disease, the higher the risk of complication. These complication may be disabling or even life-threatening, as emotionalities can influence the progression of disease and vice versa. The factor like financial burden, reduce physical activity, fatigue, sleeplessness, lack of social support, and unwanted side effect of pharmacotherapy may deteriorate the condition of the patient.
यहाँ पे बताया कि जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है डिसीज के, वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ें डेवलप होती जाती है। द लॉन्गर वन है डिसीज द हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यदि लंबे समय तक किसी को कोई डिसीज है तो कॉम्प्लिकेशन ही वो उसको ज़्यादा होगा, है ना। स्लोली धीरे धीरे करके, जैसे हमारा पहले शुगर है वो फर्स्ट लेवल पर था, तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज होती जा रही है। यदि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ती जा रही है, और उसका साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशन भी इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिसीज होगी तो कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा एराइज होगा हमको बाद में। दिस कॉम्प्लिकेशन में बी डिसेबलिंग और इवन लाइफ थ्रेटनिंग। ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी कर सकते हैं, और इमोशनली भी, साथ ही साथ लाइफ थ्रेटनिंग मतलब हमारी डेथ भी इससे इवन हो सकती है ना। एंड इमोशनलिटीज कैन इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज। हाँ, यदि हम सही तरीके से हम भी पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं कि यार नहीं मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं है, छोटा मोटा बीमारी, तो हम उसकी तरफ क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, हमारी बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी, तो हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। पर उसी की जगह हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा तो हमको वो चीज़ें हील होने में, रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, फैक्टर लाइक फाइनेंशियल बर्डन, कुछ जैसे फैक्टर हमको लगेगा, भाई फाइनेंशियल बर्डन, भाई पैसा हमारे पास उतना है नहीं है ना, कितना हमारा हॉस्पिटल में पैसा लग रहा है। रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आप जैसे ऑन बेड रहोगे तो आईसीयू में एडमिट हो, तो फिर आप जैसे घर पे थोड़ा वॉकिंग कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते हो, है ना, वॉकिंग वगैरह हो गया। फिर फटिग, फटिग आपको थकान, फटिग का मीनिंग होता है थकान महसूस होना। स्लीपनेसनेस, नींद नहीं आएगी आपको प्रॉपर तरीके से। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट का भी आपको लैक होगा। और अनवांटेड साइड इफेक्ट ऑफ फार्माकोथेरेपी, जो मेडिसिन चल रही है उनका भी जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। में डिटोरिएट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये सब क्या कर रहे हैं, डिटोरिएट कर रहे हैं कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट, है ना, इसकी वजह से हमने देखा है कि भाई इसमें क्या क्या हमारे हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है पॉइंट, अलग से ज़्यादा तो उसमें कुछ नहीं है। आया इसका समझ? आया। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये तो अभी हमने नॉर्मल देखा है कि भाई हमारी इमोशनल लेवल पर एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब नॉर्मल हमारे एक इमोशन थे, है ना, एक साइन सिम्टम थे। अब हम देखेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, साइकेट्रिक मतलब हमारा मेंटल लेवल पर वो और कितना अफेक्ट कर रहे हैं फर्दर, उसके बारे में साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। लिखा नहीं है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर हम अभी देखेंगे फिर। तो patient may have different psychiatric psychological disorder. There are many disposing factor for psychotic disorder among patients, such as nature of disease and other physical problem, prior stress and psychiatric disorder, communication with family, etc. Psychological problem that can usually be seen among the patient are primarily depressive disorder, adjustment disorder, post traumatic stress disorder, and other are anxiety disorder, sexually dysfunction, low sex drive, erectile dysfunction, anorgasmia, experience of unattractiveness, delirium, and other cognitive disorder. फोर्थ में हमारा जो भी हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो सॉरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो कैसे हमारी हेल्थ को और हमारी साइकिक लेवल को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हमने बताया कि भाई अलग अलग साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक जो भी डिसऑर्डर है उनकी वजह से हमारा पेशेंट का जो नेचुरल डिसीज है, फिजियोलॉजिकल उसकी जो प्रॉब्लम हो गई है साइकोट्रिक, और कम्युनिकेट करने में फैमिली के साथ, जैसे कि हमारा डिप्रेशन हो गया, हमारा डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस, पहले से उसको कुछ ट्रामा हुआ है ना, तो उसकी वजह से उसको बार बार कुछ चीज़ें स्ट्रेस हो रही है, उस चीज़ को लेकर के वो बार बार डिप्रेशन में जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब
धीरे धीरे करके क्या होता है, पहले ये हमारे इमोशनल लेवल पर रहती है और ये ज़्यादा बढ़ती जाती है, फिर वो एक डिसऑर्डर बन जाती है। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में उसको क्या होगा, एक एंजाइटी कॉज होगी, बार बार कुछ भी चीज़ें आएंगी तो बार बार उस चीज़ के लूप में जाएगा। पहले तो डिसीज को लेकर के एक बार उसको एंजाइटी हुई और धीरे धीरे करके वही इवेंट उसको बार बार आते जा रहा है, फिर वो एक डिसऑर्डर कॉज करती है, मतलब साइकेट्रिक डिसीज हो गई। फिर आपको उसको पेशेंट को साइकेट्रिक जो है उसको दिखाना पड़ेगा काउंसलर को। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पोस्ट ट्रामेटिक, मतलब कोई भी उसको ट्रामा हुआ है। ट्रामा मीन्स ऐसा नहीं कुछ एक्सीडेंटली हुआ है, कुछ भी उसका लाइफ का इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम हुई हो, है ना। कुछ ऐसा किसी को फिजिकल एब्यूज़ किया है या किसी का बोला जाए जैसे किसी के लव वन की डेथ हो गई है ना, अनवांटेड, है ना, एक्सीडेंटल कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में भी वो चीज़ें हमारे माइंड में बार बार आती हैं, हमको स्ट्रेस और एंजाइटी करती हैं। अदर जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर, सेक्सुअलिटी डिसफंक्शन, मतलब कि लो सेल्फ स्टीम वगैरह होना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना। उसके बाद है लो सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और एनऑर्गेस्मिया। लो सेक्स ड्राइव मतलब जो ड्यूरेशन है वो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक नहीं होना सेक्सुअल का, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हमारा इरेक्ट नहीं होता है पेनिस, उसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके बाद एनऑर्गेस्मिया, मतलब जो हमारी सेक्स की ऑर्गेस्म होती है वो ऑर्गेस्म नहीं आना। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल भी हमारे एक्सपीरियंस को अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव नहीं हो पाना, ये सारी चीज़ें भी, और डिलीरियम मतलब भूल जाना चीज़ों को, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, तो ये भी हमारे एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में हमारा इतना ही था, साइकेट्रिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। Disease of one family member emotionally affect every other family member and family as whole. In situation of serious disease of one of their member, react every family member react with fear and reinforce the interdependent of family. After initial diagnosis, cooperation between family member is required for dietary regime, medication, or possible disabilities of that patient family have difficulties to accept their member pain, and that is the reason why therapeutic intervention are very important for families. They make it possible for patient to reconnect with their families again and identify their parent and children's need to learn again how to live with together and giving and accepting। मतलब इसमें ये है कि भाई कैसे हमारी फैमिली के जो मेंबर हैं उनको भी वो चीज़ें अफेक्ट करती है। हमको तो वो चीज़ें साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हैं वो तो अफेक्ट कर ही रहे हैं, उसकी वजह से हमारी किसी जैसे घर में किसी एक को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार रहता है, हमारी फैमिली में 4-5 मेंबर है वो सब अफेक्ट होते हैं। जैसे कोई जॉब पे जाना था तो वो जॉब पे नहीं जाके इनको जो पेशेंट है आपका फैमिली मेम्बर है उसकी केयर करेगा, उसको भी टेंशन होगी कि यार ये जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। तो हमारे ऐसा नहीं कि भाई एक किसी पर्सन को है तो उसको ये अफेक्ट करेगा, उसको भी अफेक्ट करता है, उसके जो क्लोज फ्रेंड वगैरह हो गए उनको भी, फैमिली मेम्बर हो गए उनको भी कहीं ना कहीं हमारे सब चीज़ों को वो अफेक्ट करती है। फिर हमारा स्ट्रेसफुल इवेंट, we all want to feel and safe secure. We experience different incidents in our life that turn our world upside down and cause us to feel stress. Most notorious cause of stress is illness, any type of major illness and significant stressor to the entire family. One person begin ill does not affect the person but everyone around him or her. इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे पहले भी देखा है, अभी कुछ भी हमारी लाइफ में से इवेंट हुआ है तो वो स्ट्रेस की वजह से हमको किस हद तक हमको अफेक्ट कर रहा है, हमारी फैमिली मेम्बर को और हमको। इसमें भी वही चीज़ें बताई हुई है।
ठीक है, लाइफ का कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट है तो वो किस तरीके से हमको अफेक्ट कर रहा है, मतलब लगभग लगभग जो भी सब पॉइंट दिए हैं उनका समरी एक ही है कि भाई हम जो भी अफेक्टेड हो रहा है डिसीज से और उसके कॉन्सिक्वेंस से, मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से, वो हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट कर रही है, हमारा फाइनेंशियल को भी कर रही है, हमारे फैमिली मेम्बर को भी, और जो हमारे लव वन है उनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, है ना। उसकी वजह से क्या क्या हमको अफेक्ट हो रहा है वो सब इसमें बताया हुआ है। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको भी टेंशन होगी, उसके घर वालों को भी होगी, पेरेंट्स को भी होगी, फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, है ना। तो वो सब इसमें क्या क्या डिसीज है हॉस्पिटल में एडमिट, तो वो सोचेगा कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे ठीक होगा, कब तक ये डिसीज कॉज होगी, सर्जरी कुछ होना है तो कैसे सर्जरी होगी, कितना खर्च होगा, ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, लॉन्ग टाइम तक रही तो आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। डेट ऑफ लव वन, फिर नेक्स्ट हमारा दिस कैन बी सपोज पेरेंट, स्पाउस, पेरेंट्स, चाइल्ड और फ्रेंड। जैसे अब हमारा किसी भी लव वन पर्सन का डेथ हो गया, वो हमारा हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर कोई भी हमारा सिस्टर और ब्रदर भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं, फिर हम कुछ समय तक खाना पीना नहीं खाएंगे, अदर जो भी हमारी वर्क एक्टिविटी है उसमें भी हमारा काम में मन नहीं लगेगा, जैसे कोई जॉब पे जा रहा है तो जॉब में, कोई पढ़ाई में कर रहा है तो पढ़ाई में, जो भी उसका वर्क है, डेली का लिविंग एक्टिविटी है, वो भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। फिर वो डिपेंड करता है कि हमारा जो पर्सन का डेथ हुआ है वो कितना क्लोज वन है, कितना हमारा लव वन है। अब जैसे कोई ज़्यादा नहीं है तो फिर जैसे कोई हमारे आइट साइड में किसी का डेथ हो जाता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारी फैमिली मेम्बर में किसी खास पर्सन का हो जाता है तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो कुछ तो ऐसा रहता है जल्दी से उस चीज़ों से कॉप अप कर जाते हैं, जैसे भाई 24 आवर है, 48 आवर में आप उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो। पर कुछ लोगों का कैसा रहता है कि भाई उस चीज़ से इवेंट से वो बाहर नहीं निकल पाते, बार बार वो चीज़ें उनके थॉट में आती। ऐसे ही क्या हुआ था हमारे घर पे, पिछले साल की बात है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो हमारी फैमिली में हमारे भैया हैं, मतलब मेरे पापा जी के लड़के, तो उनका लड़का, हाँ, 18 एज के आसपास होगी उसकी, 18 साल की। तो उसका किसी एक लड़की के साथ कुछ अफेयर चल रहा था, तो उनका उसने मतलब घर वालों को भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, बढ़िया घर पे काम वाम किया शाम तक, और रात को बढ़िया सो गया, सबको लगा सो रहा होगा, है ना, घर वाले भी आराम से सो रहे, तो उसका रूम अलग था तो वो रूम में सो रहा था। तो लड़की के साथ कुछ बातचीत हुई होगी, उसका क्या हुआ तो कैसे करके, तो पहले भी हालांकि वो घर पे आए थे तो उसके मन में शायद ऐसा लगा होगा कि यार मैंने मम्मी पापा का मतलब नाम खराब कर दिया, सबको फैमिली मेम्बर में सबको पता चल गया, लड़के के घर पे पता चल गया, उसके घर पे। तो इतना मैच्योर नहीं था, इतना इमोशनली मतलब मेंटली वीक था, है ना। तो इतना एज भी नहीं, अब इतना समझ कहाँ से आता है 18 साल की एज में, 17-18 में। तो उनके लड़की के माता पिता भी घर पे आए थे, बातचीत हुई उनकी, तो मतलब कुछ रहा होगा तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर दूसरे दिन मतलब उसको ऐसा मतलब घर वालों को भी नहीं लगने दिया कि कोई टेंशन में है या एंजाइटी में है, और सब लोग बढ़िया सो रहे थे। तो एक या दो हाँ, एक 1 बजे के आसपास की बात है, उसने उधर से रस्सी निकाला और ऊपर पंखे का ऐसा ही रहता है, इससे बांध दिया, सुसाइड कर लिया। मतलब फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं इधर पुणे में था तब। फिर मैं घर पे गया और फिर मैंने वहाँ पर भी मतलब देखा, बहुत ख़राब कंडीशन था वो। अभी तो जो हमारी है अभी भी मतलब उस चीज़ से बाहर नहीं निकली, अभी मोबाइल पे देखता हूँ तो स्टेटस लगाते रहते हैं उसका, जबकि काफ़ी 8-10 महीने हो गए अप्रोक्स, पर अभी भी वो उनका बेटा था, तो मतलब उनका वर्क लाइफ बैलेंस से कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। तो तब से मेरी लाइफ ही मतलब पूरी तरीके से मैं चेंज हो गया, है ना। पहले थोड़ा और भी मतलब अभी मेरे का ऐसा लगता है कि यार एक मतलब ऐसा उसने किया है तो मैं कैसा मतलब एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल, बाकी चीज़ों की तरफ से भी अभी थोड़ा ध्यान हट के अपना फोकस करता हूँ, ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ों में कुछ नहीं है। तो ऐसा करके तो एजुकेशनल वीडियोस वगैरह ये चीज़ें बनाते रहता हूँ। तो कभी कभी ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा पूरी लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी ऐसा नहीं कि वो लड़का तो गया बेचारा, उसकी मम्मी, पूरा फैमिली, हम 1 मंथ तक सब वो एक स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं ना। तो दूसरा फिर हमारा डाइवोर्स है, डाइवोर्स में भी अफेक्ट करता है। जैसे भाई थोड़ा सा और रह गया, कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाओ घर, है ना। डाइवोर्स में क्या होता है भाई, हस्बैंड वाइफ का तो झगड़ा चल ही रहा है, साथ में बच्चों का भी भविष्य खराब होता है ना। बच्चों का आप सही चीज़ें नहीं दे पा रहे उनको, पेरेंटिंग सही नहीं हो पा रही उनको, है ना, उनके संस्कार वगैरह नहीं मिल रहे सही।
तो वो भी आगे क्या सीखेंगे, है ना। तो माता पिता का तो डाइवोर्स हो गया तो उनको प्रॉपर तरीके से पेरेंटिंग नहीं मिल पाती है। फिर जॉब लॉस, अब आपका जॉब लॉस हो गया तो उस चीज़ में भाई आपका फाइनेंशियली आपको टेंशन होती है, एंजाइटी होती है कि भाई आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, आपके पास भाई जो जॉब करता है इतना तो उसके पास रहता नहीं सेविंग की भाई उसके पास पहले से 2-4 लाख हो, जैसे अभी कोविड आया था, है ना। तो कोविड में सब लोग बेचारे जॉब छोड़ के घर बैठ गए, तो वैसे ही टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी आ जाता है। उसके बाद अदर में हो गई जैसे हमारी पर्सनैलिटी ट्रैट हो गई, कोई इंजुरीज वगैरह हो गई, रिटायरमेंट हो गया, हेल्थ, फैमिली मेंबर, प्रेगनेंसी, चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, मूविंग, शिफ्टिंग, है ना। अदर में जैसे हम कहीं जगह शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है हमारी, है ना। उसके बाद प्रेगनेंसी के समय भी, आजकल प्रेगनेंसी पहले नॉर्मल हो जाती थी, आज पर यदि सिजेरियन कराना है, ऑपरेट कराना है, तो आपके पास 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम सेविंग होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे उसको अफेक्ट करती है, फैमिली मेम्बर को हो गया हमारा, रिटायरमेंट भी हो गए तो फिर आपके पास कितना सेविंग है कितना नहीं है, आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ भी आपको अफेक्ट करती है। डेली लिविंग एक्टिविटी, फिर सोशल रिलेशनशिप, आपका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेटिव है, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके सपोर्टिव हैं नहीं है ना, या आपको नेगेटिव करते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं। फिर पर्सनालिटी ट्राइट में आता है हमारा पर्सनालिटी कैसा है, जैसे ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्राइट है, पॉजिटिव है, वो चीज़ें भी आ जाती है। साइनेस है, इम्पल्सिव है ना, ये सारी चीज़ें। कोपिंग विद डिसीज, कोपिंग विद डिसीज मतलब डिसीज से आप कैसा कोप अप कर रहे हो, आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसकी उसकी वजह से आपकी डिसीज पर क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है, आपके मेंटल पर, फिजिकली भी, है ना, वो सब चीज़ें आ जाती है। उसके बाद नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन, आप डिसीज को लेकर नेगेटिव रिएक्शन कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, वो सब इसके अंदर है ना। ग्रीफ हो गया आपका, सॉरो हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, इलनेस, इनसिक्योरिटी, ये सब इसके अंदर आता है। तो कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेंटल हाइजीन, अभी मेंटल हेल्थ को और मेंटल हाइजीन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। जैसे हमारा हेल्थ हाइजीन तो देखते हैं हम, है ना, तो ऐसे ही मेंटल का भी हमारा हाइजीन होता है। स्टॉप कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसमें